फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश नॉवेलिस्ट शार्लेट ब्रॉन्टे की एक नावल के बारे में जिसका नाम है जेन आयर, या पूरा नाम कहें तो जेन आयर एन ऑटोबायोग्राफी। ये नावल 1847 में लिखा गया था और इसी साल इसको पब्लिश भी किया गया था। जब ये नावल लिखा गया था तो विक्टोरियन पीरियड चल रहा था, तो ये नावल भी एक विक्टोरियन नावल है और इस नावल की जो सेटिंग है वो नॉर्दर्न इंग्लैंड में रखी गई है और अर्ली 1800s का टाइम सेटिंग रखा गया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप नावल के टाइटल से समझ गए होंगे कि इस नावल में जेन आयर की स्टोरी को बताया गया है। क्या कुछ उसकी लाइफ में होता है, उसके बचपन से लेकर उसकी लाइफ में एक मैच्योरिटी आने तक, एक स्टेबिलिटी आने तक, सब कुछ इस नावल में बताया गया है। सोसाइटी और इंडिविजुअल, इस तरह के टॉपिक्स को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है और साथ ही में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं फैमिली और लव का भी। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे जब हम इस नावल को जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें हम नावल की राइटर शार्लेट ब्रॉन्टे के बारे में, तो वो एक इंग्लिश नावलिस्ट और पोइट थी। उनका जन्म 21 अप्रैल 1816 में हुआ था और उनकी डेथ 31 मार्च 1885 में हुई थी। वो अपनी 3 बहनों में सबसे बड़ी थी। आपने पढ़ा होगा ब्रॉन्टे सिस्टर्स के बारे में, एमिली ब्रॉन्टे और एन ब्रॉन्टे। ये इनमें सबसे बड़ी थी और साथ ही में ये अपने लिए एक सोडोनिम यूज़ किया करती थी जो था करर बेल, यानी वो अपने ख़ुद के नाम से अपनी बुक को पब्लिश नहीं किया करती थी बल्कि करर बेल के नाम से अपने वर्क को पब्लिश किया करती थी। और इनके फेमस वर्क में द प्रोफेसर और जेन आयर ये दोनों शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, अब की फैक्ट्स के बाद हम नावल के प्लॉट पर नज़र डालते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस स्टोरी की शुरुआत होती है एक छोटी सी 10 साल की बच्ची से जिसका नाम है जेन आयर। उसके पेरेंट्स मर चुके हैं और वो अब अपने अंकल मिस्टर रीड की फैमिली के साथ गेटहेड हॉल नाम की जगह पर रहती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद उसके अंकल की भी डेथ हो जाती है। इसके बाद जेन अपनी आंट मिसिस रीड की केयर में आ जाती है। मिसिस रीड जेन के साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करती हैं, यहाँ तक कि उनके बच्चे भी जेन को बिल्कुल अच्छा ट्रीट नहीं करते हैं और उसको बिल्कुल इग्नोर करते हैं। तो ये सब हम देखते हुए कह सकते हैं कि जेन का बचपन बिल्कुल भी अच्छा नहीं गुजर रहा था। अब हमें यहाँ बताया जाता है कि जेन को बहुत बार बिना किसी वजह के डांटा जाता है। इस पर जेन अपनी आवाज़ उठाती है और लोगों से झगड़ा कर लेती है। तो एक दिन होता क्या है कि जेन की अपने कज़न जॉन रीड से थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है, जबकि ये लड़ाई जॉन ने ही शुरू की होती है। बट स्टिल इस पर जेन को ही पनिश किया जाता है। जी हाँ, जेन को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, उस कमरे में जहाँ पर उसके अंकल की डेथ हुई थी। और अब वहाँ बंद कमरे में जेन को लगता है कि उसने अपने अंकल के घोस्ट को देख लिया हो, यानी अपने अंकल के भूत को देख लिया हो, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। डर की वजह से जेन की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिस पर उसे एक डॉक्टर को दिखाया जाता है। जेन को देखने के लिए जो डॉक्टर आता है उसका नाम है डॉक्टर लोलॉयड, जिसको वो अपनी पूरी स्टोरी सुनाती है। वो उसे बताती है कि इस घर में उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं किया जा रहा है और वो इस घर में बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो डॉक्टर लोलॉयड जेन की आंट मिसिस रीड से कहता है कि आप एक काम करें, क्यों ना जेन को किसी स्कूल में भेज दें, तो हो सकता है इससे जेन खुश हो जाए और उसकी तबीयत ठीक हो जाए। तो इस पर मिसिस रीड डॉक्टर के सामने एक्टिंग शुरू कर देती है कि मुझे जेन की बहुत केयर है और उसे मैं एक अच्छे स्कूल में भेजूंगी। लेकिन उसने जेन को एक लोवुड इंस्टीट्यूशन नाम के स्कूल में भेज दिया, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और किसी भी तरह की फैसिलिटी मौजूद नहीं थी। और साथ ही स्कूल के जो डायरेक्टर थे, जिनका नाम था मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट, उनका लड़कियों के साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं था और ना ही उनसे ठीक से बात तक किया करते थे। और जबकि
यह स्कूल पुअर और ऑर्फन के लिए था, लेकिन मिसिस रीड को लगता था कि यह स्कूल जेन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जेन इस स्कूल में जाना तो नहीं चाहती थी, बट अपनी आंट से दूर जाने के लिए वो रेडी हो जाती है और जाते हुए अपनी आंट से कहती है कि वो अब उनके साथ किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं रखेगी, क्योंकि उन्होंने उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं किया है। और जब जेन लोवुड इंस्टीट्यूशन को पहुंचती है तो देखती है कि लाइफ कितनी मुश्किल है, वहाँ पर लड़कियों के साथ कितना बुरा बर्ताव किया जाता है। वहाँ पर जेन की दोस्ती एक लड़की से होती है जिसका नाम है हेलन बर्न्स। और अब ये जो लड़की थी हेलन बर्न्स, इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब रहती थी और साथ ही में ये बहुत गरीब भी थी। यानी यूँ कह लें कि ये लड़की बिल्कुल भी अच्छे कपड़े नहीं पहनती थी और ना ही अपने बालों को बना कर आया करती थी, यानी अपनी कंडीशन को वो मेंटेन नहीं कर पाती थी। लेकिन फिर भी हेलन और जेन की दोस्ती काफ़ी अच्छी हो जाती है। जेन ये नोटिस करती है कि बाकी लड़कियां हेलन का काफ़ी मजाक उड़ाती हैं, यानी उसको पब्लिकली ह्यूमिलिएट करती हैं। जेन हेलन से कहती है कि ये सब कुछ तुम क्यों सह रही हो, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो कभी भी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाती। इस पर हेलन जेन से कहती है कि तुम्हें लाइफ में दूसरों के बारे में बुरे थॉट्स नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इससे हमारी लाइफ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तुम भी इन चीज़ों को सीरियस मत लो और अपनी ज़िंदगी से तमाम टेंशन्स को निकाल दो। लोगों को माफ़ करना सीखो। इससे दोनों की दोस्ती और गहरी होती चली गई। तो यहाँ स्कूल में एक टीचर थी जिनका नाम था मिस टेम्पल। वो जेन को अपने अंडर ले लेती हैं और जेन की काफ़ी केयर करती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे स्कूल में जेन की दोस्ती दो ही लोगों से होती है, एक तो हेलन और दूसरा मिस टेम्पल। अभी जेन के यहाँ पर दिन अच्छे गुजरना शुरू होते ही हैं कि कुछ दिन में स्कूल के अंदर टाइफस नाम की एक बीमारी फैल जाती है, जिससे कई लड़कियाँ बीमार हो जाती हैं और हेलन भी इस बीमारी का शिकार हो जाती है और कुछ ही टाइम बाद कंजप्शन के कारण वो मर जाती है। जब लोगों को ये बात पता चलती है कि स्कूल की हालत किस कदर ख़राब है, तो वो मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट को डायरेक्टर की पोस्ट से फ़ौरन हटा देते हैं। वहाँ पर नई कमेटी कायम की जाती है, जिससे स्कूल की हालत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाती है। जेन अगले 6 साल लोवुड इंस्टीट्यूशन में रही। पहले एज अ स्टूडेंट इसने अपनी स्टडी कंप्लीट की और बाद में वो यहाँ पर एक टीचर बन गई। मिस टेम्पल शादी के बाद वहाँ से जा चुकी थी और जेन भी लोवुड में अपनी जॉब से काफ़ी बोर हो गई थी, क्योंकि अब वो अकेली हो गई थी और इसका यहाँ पर कोई भी फ्रेंड नहीं था। तो जेन एक न्यूज़पेपर में गवर्नर्स की जॉब के लिए एडवर्टीज़मेंट करती है, जिस पर उसे थॉर्नफील्ड हॉल नाम की जगह से एक जॉब की ऑफ़र होती है, जहाँ पर उसको एक छोटी बच्ची जिसका नाम एडल था उसको पढ़ाना और लिखाना था। तो जेन जब वहाँ जाती है तो देखती है कि उस घर में कुछ केयर टेकर्स हैं, लेकिन घर का मालिक कौन है ये इसे पता नहीं चलता। अब एक रात जेन एक लेटर पोस्ट करने गई थी। जब वो वापस थॉर्नफील्ड हॉल लौट रही थी तो रास्ते में उसे एक घोड़सवार और एक कुत्ता मिला और आगे थोड़ी दूर जाने पर वो घोड़सवार बर्फ़ पर फिसल गया और नीचे गिर गया, जिससे उसके पाँव पर काफ़ी चोट लग जाती है। जेन उसे उठने में हेल्प करती है। जब कुछ देर बाद वो थॉर्नफील्ड हॉल पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि वो घोड़सवार कोई और नहीं बल्कि इस घर का मालिक था, जिसका नाम था एडवर्ड रोचेस्टर। अब हमें शुरुआत में ये बताया नहीं जाता ये जो एडल है इसका एडवर्ड रोचेस्टर के साथ क्या रिलेशन है, क्या वो इसकी बेटी लगती है, यह अभी तक हमें बताया नहीं जाता। शुरुआत में जेन और एडवर्ड की कोई ख़ास बातचीत नहीं होती, बट धीरे धीरे एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करने लगते हैं, यानी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। अब जब से एडवर्ड इस घर में वापस आए हैं तो तब से कुछ ना कुछ अजीब चीज़ें इस घर में होने लगती हैं। जेन ने कई बार घर में किसी को हंसते हुए सुना और एक बार इसने देखा कि एडवर्ड के कमरे में आग लग गई है, जिससे वो इसे बचाती है। घर में एक गेस्ट आया हुआ था जिसका नाम मिस्टर मेसन था, जिस पर किसी ने अटैक किया। इस सब के लिए घर की एक सर्वेंट जिसका नाम ग्रेसफुल है, इसको ब्लेम किया जाता है। रोचेस्टर कहता है कि इस सब के पीछे इसी का हाथ है, बट जेन को लगता है कि बात कुछ और है,
ये सब मुझे बताना नहीं चाह रहे। वेल, जेन और रोचेस्टर के बीच क्लोजिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही होती है, बट तभी प्लॉट में एक ट्विस्ट आता है। होता यूँ है, रोचेस्टर कुछ दिन के लिए थॉर्नफील्ड हॉल से चला जाता है और जब वो वापस आता है तो इसके साथ कुछ लोग होते हैं, जिसमें एक ब्यूटीफुल वुमन भी होती है जिसका नाम है ब्लैंच। यहाँ जेन को लगता है कि रोचेस्टर और ब्लैंच एक दूसरे के काफ़ी करीब आ रहे हैं, एक दूसरे से बहुत फ्लर्ट कर रहे हैं। जेन को ये बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो इस बात को भी एक्सेप्ट कर लेती है कि शायद मिस्टर रोचेस्टर ब्लैंच को ही पसंद करते हैं और उनसे शादी करना चाहते हैं। यहाँ ये सब कुछ हो ही रहा होता है कि जेन को एक न्यूज़ मिलती है कि उसकी जो आंट है मिसिस रीड, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है और वो मरने वाली है। तो जेन अपनी आंट से मिलने के लिए उनके घर जाती है और उनकी थोड़ी बहुत मदद करती है। तो मिसिस रीड जेन को बताती है कि उनका एक अंकल है जिसका नाम है जॉन आयर। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जेन के नाम कर दी है। तो मिसिस रीड जॉन आयर से कहती है कि लोवुड इंस्टीट्यूशन में फैलने वाली बीमारी की वजह से जेन की डेथ हो चुकी है। ये सुनकर जेन को बहुत दुख होता है। तो जैसे ही मिसिस रीड की डेथ होती है तो जेन वहाँ से वापस थॉर्नफील्ड हॉल लौट आती है। वापस आकर जेन का दिल बिल्कुल नहीं लग रहा होता, क्योंकि इसे लगता है कि मिस्टर रोचेस्टर और ब्लैंच की शादी हो जाएगी। लेकिन एक दिन समर के मौसम में वो बाहर घूम रही होती है तो मिस्टर रोचेस्टर उसके पास आके कहते हैं कि मेरी तो शादी होने वाली है, तो क्या तुम मुझे भूल जाओगी। तो जेन यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करते हुए बताती है कि मैं तुम्हें नहीं भूल पाऊँगी, क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो इस पर मिस्टर रोचेस्टर उसे कहता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हें चेक कर रहा था क्या तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। तो वो जेन को फ़ौरन शादी के लिए प्रपोज़ कर देता है। पहले तो जेन को समझ नहीं आता कि अचानक सब कुछ कैसे क्या हो गया, तो वो कुछ देर बाद उस प्रपोज़ल को भी एक्सेप्ट कर लेती है। इसके साथ ही वो अपने अंकल को भी एक लेटर लिखती है कि मैं ज़िंदा हूँ और मेरी शादी होने वाली है। और यहाँ जैसे जैसे शादी का वक्त करीब आ रहा है तो घर में फिर से अजीब अजीब चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। एक रात जेन सो रही होती है तो इसे लगता है इसके पास कोई कैंडल लेकर खड़ा है, और एक रात इसने देखा कि इसका वेडिंग ड्रेस किसी ने फाड़ दिया है। अब फिर इन तमाम चीज़ों के लिए उस सर्वेंट ग्रेस पूल को ब्लेम किया जाता है, लेकिन जेन इस बात को नहीं मान पा रही। अब वेडिंग सेरेमनी शुरू होने ही वाली होती है तो मिस्टर मेसन, जो शुरुआत में एज अ गेस्ट घर में आए हुए थे, वो अपने साथ एक लॉयर को लेकर आ जाते हैं। वो कहता है कि मिस्टर रोचेस्टर पहले से ही शादीशुदा है और ये शादी नहीं हो सकती। वो सबको बताता है कि रोचेस्टर की शादी उसकी बहन बर्था से हुई थी। तो यहाँ रोचेस्टर भी इस बात को एडमिट करता है कि वो शादीशुदा है, बट इसकी वाइफ पागल है और जो इनकी शादी हुई थी वो धोखे से पैसे की लालच में हुई थी। साथ ही में वो बताते हैं कि इनकी जो सर्वेंट ग्रेस पूल है उसका काम बर्था पे नज़र रखने के लिए था, लेकिन जब कभी भी वो शराब पी लेती या फिर बिज़ी हो जाती तो बर्था घर में आ जाती थी और घर वालों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती थी। यहाँ जेन की लाइफ में दोबारा से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। रोचेस्टर से कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, बर्था से बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ये भी सच है मैं मैरिड हूँ तो तुमसे शादी नहीं कर सकता। तो तुम मेरी बात मानो, हम यहाँ से फ्रांस चले जाते हैं। बेशक हमारी शादी नहीं होगी, लेकिन हम हस्बैंड वाइफ बनकर लाइफ गुजारेंगे। जेन को ये सुनकर अच्छा लगता है, बट वो अपने क्रिश्चियंस बिलीव को लेकर इससे मना कर देती है। और अगले ही दिन जब सब सो रहे होते हैं, सूरज निकलने से पहले वो थॉर्नफील्ड हॉल को छोड़कर चली जाती है। आगे हमें पता चलता है कि जेन बहुत दूर चली जाती है। इसके पास जो थोड़े बहुत पैसे होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, तो वो अपने ग्लव्स और हैंडकरचीफ के बदले खाना पाने की कोशिश करती है। भूख की वजह से वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है और इस कारण वो एक घर का दरवाज़ा भी खटखटाती है जिसका नाम है मूर हाउस, लेकिन इसे यहाँ से भगा दिया जाता है। लेकिन कमज़ोरी की वजह से वो इस घर की ही सीढ़ियों पर बैठ जाती हैं। घर ये एक पादरी का है जिसका नाम सेंट जॉन रिवर्स है, जिसके साथ इसकी दो बहनें मैरी और डायना भी रहती हैं। तो जब सेंट जॉन रिवर्स जेन को देखते हैं तो इसे अपने साथ घर के अंदर ले जाते हैं, इसकी काफ़ी केयर करते हैं और इसको साथ के ही गांव के एक स्कूल में टीचिंग की जॉब भी दिलवा देते हैं।
अब धीरे धीरे जेन की लाइफ फिर से बेहतर होना शुरू हो जाती है। जेन की फ्रेंडशिप मैरी और डायना के साथ हो जाती है। हमें यह भी पता चलता है कि मैरी और डायना भी जेन की तरह गवर्नेंस की जॉब करती हैं और वो अपनी जॉब पर चली जाती हैं। तो इसी दौरान सेंट जॉन रिवर्स को जेन पसंद आ जाती है और जब इसे ये पता चलता है ये जेन कोई और नहीं जेन आयर है, तो वो इसे बताता है कि तुम्हारे अंकल जॉन आयर की डेथ हो चुकी है और वो तुम्हारे लिए 20,000 पाउंड छोड़कर गए हैं। इस पर जेन इससे पूछती है कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता। तो जॉन रिवर्स उसे बताता है कि जो तुम्हारे अंकल थे वो हमारे भी अंकल थे और हमें ये उम्मीद थी कि शायद वो हमें भी कुछ देंगे, लेकिन कोई बात नहीं, वो सब कुछ तुम्हें ही दे गए। ये जानकर जेन काफ़ी खुश होती है कि आखिर उसकी भी कोई फैमिली है। तो जेन उन तमाम पैसों को मैरी, डायना, सेंट जॉन रिवर्स और ख़ुद पे बराबर में डिवाइड कर लेती है और फिर उन सब के साथ इसी घर मूर हाउस में रहना शुरू कर देती है। अब जब ये सब एक साथ रहते हैं तो सेंट जॉन रिवर्स देखते हैं कि जेन किस कदर अच्छी है और खुदा पर कितना यकीन रखती है। तो वो जेन से कहते हैं कि मैं इंडिया चर्च के एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ मेरी वाइफ बनकर चलोगी। जेन इंडिया तो जाना चाहती है बट सेंट जॉन रिवर्स से शादी नहीं करना चाहती। तो वो उसे कहती है मैं तुम्हारे साथ चलूँगी बट तुम्हारी वाइफ बनकर नहीं बल्कि तुम्हारी सिस्टर बनकर। लेकिन सेंट जॉन रिवर्स इसे कहता है कि नहीं, तुम्हें मेरी वाइफ बनकर ही जाना होगा। इस पर वो इसे इमोशनली फोर्स करता है तो वो शादी करने के लिए तकरीबन मान ही जाती है, लेकिन जेन को अपने अंदर से एक आवाज़ सुनाई देती है। उसे लगता है जैसे मिस्टर रोचेस्टर उसे बुला रहा है। तो जेन सब कुछ छोड़कर थॉर्नफील्ड हॉल पहुंच जाती है, लेकिन जब वो वहां पहुंचती है तो ये देख के शॉक्ड हो जाती है क्योंकि थॉर्नफील्ड हॉल जलकर खाक हो जाता है। इसे पता चलता है कि मिस्टर रोचेस्टर की पागल वाइफ बर्था ने घर को आग लगा दी और ख़ुद भी छत से कूदकर अपनी जान दे दी। मिस्टर रोचेस्टर अपनी वाइफ और सर्वेंट्स को बचाते हुए काफ़ी तकलीफ़ उठाना पड़ी, जिसमें उनकी आंखों की रोशनी और एक हाथ भी चला गया। तो जेन को बहुत ही दुख होता है कि इतना कुछ हो गया और उसे कुछ भी पता नहीं चला। जेन वापस से मिस्टर रोचेस्टर को ढूंढती है। तो मिस्टर रोचेस्टर जो अब फर्डीन मैनर के एक छोटे से वुड हाउस में रहते हैं, तो जेन रोचेस्टर से कहती है कि वो अब भी उससे प्यार करती है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। जेन रोचेस्टर की बेटी एडल को भी बोर्डिंग स्कूल से वापस ले आते हैं और अपने साथ ही रखते हैं और जेन को भी एक बेटा होता है। इन सब अच्छी चीज़ों के बीच एक अच्छी चीज़ ये भी होती है कि मिस्टर रोचेस्टर की एक आंख की रोशनी वापस लौट आती है और वो अपने बच्चे को आखिरकार देख ही पाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये नावल ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।